नमस्कार, जन उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में विजय दिवस पर गांधी पार्क में होगा आयोजन। 16 दिसंबर को सीएम धामी शहीदों के परिजनों को करेंगे सम्मानित। सभी तैयारियां पूरी। देहरादून का सबसे व्यवस्थम पलटन मार्केट रंगेगा भगवा रंग में। स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी ने लिया निर्णय। विधायक खाजान दास ने कहा, सभी के लिए कंपलसरी। निकाय चुनावों के लिए नगर निगम में बैठक। पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण और आरक्षण निर्धारण को लेकर हुई चर्चा। 20 पार्षद भी रहे मौजूद। अल्मोड़ा में जल जीवन मिशन योजना पर फिरा पानी। ग्रामीणों को कनेक्शन तो मिले नहीं, लेकिन नलों में नहीं आया जल। महिलाओं को जाना पड़ रहा है किलोमीटर। भारतीय किसान यूनियन ऐलान। हरिद्वार से देहरादून तक निकाली जाएगी पदयात्रा। गन्ने का बकाया भुगतान जल्द मिले और दर बढ़ाने की रखी मांग। और अब खबरें विस्तार से। विजय दिवस के अवसर पर राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। 16 दिसंबर को होने वाले इस कार्यक्रम के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मौके पर शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। साथ ही शहीदों को श्रद्धा सुमन भी अर्पित करेंगे। बीजेपी विधायक खाजान दास ने बताया कि विजय दिवस की तैयारियां पूरी हो चुकी है। मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगे, साथ ही शहीदों के परिजनों को सम्मानित करेंगे। देखिए, विजय दिवस की तैयारी पूर्णतः है और माननीय मुख्यमंत्री जी भी आने वाले हैं और जो सिस्टम हमेशा चलता आया है, 16 तारीख एक अहम दिन हम मानते हैं, इसमें पूरी तैयारी के साथ हम चल रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक बयान से राजनीतिक गलियारों में माहौल गर्मा गया है। इस बयान में हरदा अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं। इस बयान के बाद भाजपा कांग्रेस पार्टी पर पूरी तरह से हमलावर होती नजर आ रही है। भाजपा विधायक खाजान दास अनुसार कांग्रेस पार्टी के गुटबाजी साफ तौर पर नजर आती है और यही गुटबाजी कांग्रेस के पतन का कारण बन रही है। वहीं कांग्रेस ने अपना बचाव करते हुए कहा कि हरीश रावत द्वारा किसी भी प्रकार का बयान पार्टी के खिलाफ दिया गया है, जबकि उनके द्वारा पार्टी कार्यकर्ताओं को बेहतर प्रकार से काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं। यही सबसे बड़ी अफसोस की बात है। बल्कि ये नेताओं के बयान को भी आधा पढ़ते हैं, मेरे ट्वीट को आधा देखेंगे, आधा नहीं पढ़ेंगे। मेरा जो ट्वीट है एक, जिसमें मैंने G20 की बात कही है, वो राज्य के लिए एक उपलब्धि है, लेकिन मैंने साथ साथ आईना दिखाया है पूरी सरकार को। मैंने कहा, तुमने सड़कें इतनी खराब कर दी हैं तो G20 कहां से करोगे। कुल मिलाकर के जिस तरह से कटाक्ष हो रहा है आपस में ही, और 3 गुटों में इस आज की डेट में कांग्रेस बन चुकी है, तो मुझे लगता है कि अब उत्तराखंड का जनमानस भी उब गया है। इनको देखते देखते अब लोग सीधा रुख अपने भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रति है लोगों का रुख। देखिए, आदरणीय हरीश रावत जी के बयान को अगर जिसने भी पूरा देखा हो और गौर से अगर उसको सुना हो, तो उसमें कोई भी ऐसी बात उन्होंने नहीं कही जो पार्टी के नेताओं के खिलाफ या पार्टी के खिलाफ कोई उसमें बात हो। हरीश रावत जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी में इतने क्षमतावान लोग हैं जो राष्ट्रीय स्तर तक नेतृत्व कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नेताओं को धैर्य रखना चाहिए। हल्द्वानी में नगर निगम ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद बनाने के लिए पुलिस विभाग को 40 लाख की धनराशि दी है। नगर निगम सभागार में मेयर डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला और नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने एसीपी सिटी हरबंस सिंह को 40 लाख का चेक सौंपा। इस धनराशि से पुलिस विभाग हाईटेक सीसीटीवी कैमरे खरीदेगा, जिससे क्राइम कंट्रोल करने में पुलिस को और मदद मिलेगी। कार्रवाई के लिए
वो अति आवश्यक है। इसको लेकर हमारे एसएसपी महोदय उनके द्वारा एक प्रस्ताव नगर निगम को भेजा गया। उसको हमारी सम्मानित बोर्ड ने, सभी पार्षदों ने उसको एकदम ध्वनिमत से पारित किया गया। तो अब हम लोग मॉडर्न पुलिसिंग यानी कि सीसीटीवी पुलिसिंग पर आगे को काम कर रहे हैं। इसको और सुदृढ़ बनाया जाएगा। अपराध नियंत्रण में सीसीटीवी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और कोई भी अगर अपराध घटित होता है तो सीसीटीवी के माध्यम से उसका अनावरण किया जाना ईजी होता है। और माननीय मेयर साहब द्वारा आज हमें पुलिस विभाग को 40 लाख रुपए का चेक दिया गया है और मेयर साहब द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अगर और धनराशि की आवश्यकता होगी तो वो भी मुहैया कराई जाएगी। देहरादून का सबसे व्यस्तम बाजार माने जाने वाला पलटन मार्केट अब भगवा रंग में रंगा हुआ नजर आएगा। ये निर्णय स्मार्ट सिटी की एडवाइजरी कमेटी ने लिया है। इसको लेकर राजपुर विधायक खाजान दास ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि यदि इस निर्णय से किसी को मिर्ची लग रही है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। विधायक ने कहा कि रंग करना सभी के लिए कंपलसरी है। साथ ही उन्होंने बताया कि पूरे पलटन बाजार को 2 महीने के भीतर भगवा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। हमने सहमति से, व्यापारियों की सहमति जरूरी थी और व्यापारियों की सहमति से हमने ये कलर लगाया है। फिर उसके बावजूद भी कोई अगर इनके अंदर कोई लगता है कि एक भगवा हो रहा है, गलत हो रहा है, तो जाकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी। अगर उनको जबरदस्ती कोई मिर्ची लगती है तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। सीमांत घाटी का एक ऐसा गांव माना जाता है जिस गांव का नाम जुआ ग्वाड है, जिस गांव तक जाने के लिए वाहन नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी होती है। बता दें कि बीते आपदा को 2 वर्ष का समय होने जा रहा है, लेकिन आज तक जुआ ग्वाड तक जाने वाला मुख्य पुल नहीं बनाया गया है, जिस कारण से वहां पर स्थानीय ग्रामीण आज भी ट्रॉली के सहारे आवाजाही करते हुए नजर आ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव में पुल जैसी सुविधा न होने के कारण उन्हें भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बड़ी बात यह है कि पिछले वर्ष कृषि गंगा नामक नदी में जबरदस्त जल सैलाब आया था, जिससे जल सैलाब में न जाने कितने लोगों की जान चली गई। तीसरा साल आने वाली है 7 फरवरी की जो आपदा आई थी, लेकिन आज तक वहाँ का पुल अभी तक बना नहीं है। और जहाँ जैसे हम फसल की पार्टी खा जाती है वो क्या अभी बनेगा, क्योंकि वहाँ पे 2 साल से अभी तक लोग गांव में शादी नहीं कर रहे और शादी करने के लिए लोग बाहर होटलों में जाने के लिए मजबूर हो रहे, क्योंकि इधर तो गरीब लोग हैं फिर भी वहाँ जा रहे हैं और अभी तक लोग जान हथेली में डाल के और ट्रॉली में आर पार कर रहे हैं। जान हथेली पर रखकर ग्रामीण कर रहे हैं आवाजाही। जुआ ग्वाड गांव में पुल नहीं होने से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है ग्रामीणों को। गांव तक जाने वाला मुख्य पुल जैसी सुविधा नहीं हो पाई है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम के ऑडिटोरियम में शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण और आरक्षण निर्धारण के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेयर सुनील उनियाल गामा सहित कई अधिकारी और लगभग 20 पार्षद मौजूद थे। इस बैठक में पार्षदों ने आरक्षण को लेकर अपने अपने सुझाव दिए। वहीं केवल ओबीसी आरक्षण को लेकर पार्षदों और अधिकारियों के बीच मनमुटाव भी देखने को मिला। इस पर मेयर का कहना है कि ओबीसी को लेकर कोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। उसी के तहत सभी पार्षदों को आज इस 1 दिवसीय वार्ता में बुलाया गया है, ताकि ओबीसी के मानकों के अनुसार उनकी जनगणना और उनकी संख्या का निर्धारण ठीक प्रकार से हो सके। जो हमारे पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में जो है ओबीसी को लेकर जो है कोर्ट ने चिंता जाहिर करी है और उसी के तहत हमारे जो निगम के क्षेत्र है उसमें सभी पार्षदों को यहाँ बुलाया गया है, ताकि ओबीसी का जो निर्धारण है, ओबीसी के जो मानक हैं उनके अनुसार जो है उसकी जनगणना और उसकी संख्या जो है ठीक प्रकार से आ सके, इसलिए सभी पार्षदों को यहाँ आज बुलाया गया है।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव और लोकसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी अभी से ही तैयारियों में जुट चुकी है। बीजेपी के प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह बिष्ट का कहना है कि चाहे निकाय के चुनाव हो या लोकसभा के चुनाव, निश्चित रूप से बीजेपी सभी चुनाव की तैयारियों में है। बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ताओं का काम हमेशा जनता के बीच में बने रहना होता है। हमारी पार्टी 24 घंटे कार्य करती है और प्रत्येक घर में जाकर उनकी समस्याओं को समझना और उनका निराकरण करना ही हमारी पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का कर्तव्य है। और इसके साथ साथ केंद्र और राज्य सरकार की जो भी योजना है उन पर जन जन तक पहुंचाना और प्रत्येक व्यक्ति को लाभ दिलाना बीजेपी पार्टी की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी लगातार 24/7 काम करने वाली पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता नेता लगातार संपर्क, संवाद और प्रवास पर रहते हैं। पार्टी में जो भविष्य में आने वाले जो कार्यक्रम हैं उन कार्यक्रमों को सुचारू रूप से करना, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर संपर्क और प्रवास करना, ये अपने कार्य प्रवृत्ति रही है। भाजपा के निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने रुड़की के एक होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता संशोधन विधेयक और राजकीय सेवा में महिलाओं के लिए 30% क्षितिज आरक्षण के विधेयक विधानसभा में पारित करना मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार के ऐतिहासिक कदम है। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड विधानसभा का हाल में संपन्न सत्र ऐतिहासिक बताया। इसका मुख्य कारण इस सत्र में 2 अन्य कार्यों के साथ 2 ऐतिहासिक विधेयक पारित किए गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा हाल ही में संपन्न विधानसभा में 2 ऐतिहासिक विधेयक पारित कराए गए। इनमें पहला धर्म संरक्षण कानून है और दूसरा महिलाओं के लिए लोक सेवाओं में 30% क्षैतिज आरक्षण का है। प्रदेश में कोई अवांछित तत्व जबरन, धोखा देकर या किसी और प्रकार से अगर धर्मांतरण कराता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जो पहले विधेयक में व्यवस्थाएं थी उनको और कठोर करते हुए अब सजा की जो सीमा है वो 3 वर्ष से 10 वर्ष तक रह सकती है और साथ ही जुर्माना जो है वो 50,000 रुपये तक हो सकता है। देश में अग्रणी राज्य होगा और अभी जो 2 विधेयक जो पास हुए विधानसभा में अपने आप में जो है एक इतिहास लिखते हैं, चाहे वो महिला आरक्षण कानून हो चाहे धर्मांतरण कानून हो। मैं समझता हूँ कि इसका लाभ मिलेगा और प्रदेश को तरक्की की रास्ता अग्रसर होगा। और रोड पे, रेल के और कहते हैं रोप वे का ये 3 R पे काम हो रहा है। मैं समझता हूँ ये अपने आप एक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उत्तराखंड का नया बन रहा है। इससे पर्यटन जो है आकर्षित होगा और प्रदेश की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, प्रदेश की GDP बढ़ेगी और सभी लोग जो है विकास की ओर अग्रसर होंगे। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जल जीवन मिशन योजना के तहत सरकार ने योजना के करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन फिर ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल रहा। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट महज 8 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सखखोला में गांव के ग्रामीणों को भले जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत गांव के कनेक्शन तो मिल लगे, लेकिन ग्रामीणों को पानी नसीब नहीं हो पा रहा है। लेकिन 22 परिवारों को पानी मिल पा रहा है और 32 परिवारों को पानी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि कई किलोमीटर से पानी लाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का विभाग भारी आक्रोश में है। मैं बार कई बार अधिकारियों से, कर्मचारियों से, जल निगम वालों से, जल संस्थान वालों से कई बार मैंने तहसील परिसर में भी इसकी एप्लीकेशनें दी हैं, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई है। आज हमने ये निर्णय लिया है कि यदि शीघ्र हमारी पेयजल समस्या का समाधान नहीं किया गया तो हम तहसील परिसर में धरने पर जाएंगे, आंदोलन करेंगे और यदि जरूरत पड़ेगी तो भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे। वहाँ पे फेज 2 का कार्य गतिमान है, जिस वजह से कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा कार्य करने के कारण वहाँ पे ट्रंचेस में पाइपों को बिछाया जाना होता है। उनके ट्रंचेस के कारण जो है कुछ रास्ते अवरुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ है, यहाँ पर रास्ता काफ़ी जो है संकरे होने के कारण ये दिक्कत आती है। इसमें हमने कॉन्ट्रैक्टर को भी निर्देश हम लोग कर रहे हैं और संबंधित जो हमारे कनिष्ठ अभियंता है उनको भी निर्देश कर दिया गया कि कॉन्ट्रैक्टर के साथ मिलके उसको शीघ्र से शीघ्र कार्य पूर्ण करा लें। शक्करखोला में पानी की कुछ समस्या हो रही है, जिसके बारे में ग्रामीणों द्वारा अवगत कराया गया है। इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक कारण हो सकता है कि जो कोटेश्वर पंपिंग पेयजल योजना जिससे ये जुड़ा हुआ है, वहाँ से इसमें हो सकता है पानी की आपूर्ति कम हो रही हो। दूसरा कारण हो सकता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें कोई समस्या आ रही हो। हरिद्वार में वन दारोगा पर रिश्वत मांगने के आरोप के बाद वन विभाग ने सफाई दी है। हरिद्वार रेंज के अधिकारी ने कहा है कि डंपर ड्राइवर द्वारा लगाए गए आरोप बिल्कुल झूठे हैं और आरोप लगाने वाला ड्राइवर फरार है, जिसकी तलाश जारी है। घटना 30 नवंबर की है और विभाग ने कार्रवाई करते हुए डंपर को सीज कर दिया है। आपको बता दें कि डंपर चालक और वन दारोगा में कहासुनी का वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें डंपर चालक ने वन दारोगा पर घूसखोरी के आरोप लगाते हुए उससे अभद्रता की थी। वीडियो वायरल होने के बाद से डंपर चालक फरार है। ये आदमी मानोवास जो सिकरोड़ा साइड से ये कहीं से खनिज का सामान लेके आ रहा था, तो इसको रोका गया। तो पहले ये भागा, उसके बाद जो हमारे दरोगा हैं इसका पीछा करते हुए इसको रोका। तो आप वीडियो में देख सकते हो लगातार दरोगा के साथ अभद्रता उसने करी है और उसको वहाँ से वो आदमी फिर फरार हो गया था। उसके बाद उस गाड़ी को क्रेन और अन्य लोगों की मदद से हमारी बादराबाद चौकी में लाया गया। वहाँ पे 30 तारीख को ही गाड़ी को सीज़ कर दिया गया था। उस पर पूरी कार्रवाई कर दी गई है। बिल्कुल उस आदमी की हमें तलाश है, वो आए सामने अपने बयान दे और अगर नहीं देगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हमारी तरफ से की जाएगी। गाड़ी हमारी अभिरक्षा में है। मैं गाड़ी को अगर ये नहीं आते हैं उस पर ठोस कदम लेकर के उस पर गंभीर से गंभीर मैं उस पर कार्रवाई करूँ। भारतीय किसान यूनियन अंबावता ने किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर हरिद्वार से प्रदेश की राजधानी देहरादून तक पदयात्रा निकालने का ऐलान किया। पदयात्रा का उद्देश्य किसानों का कर्ज माफ हो, गन्ने का बकाया भुगतान जल्द मिले और गन्ने के रेट बढ़ाए जाने मांग ना पूरी होने पर भारतीय किसान यूनियन अंबावता द्वारा आंदोलन की चेतावनी भी दी गई है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता का कहना है कि जितनी भी सरकारें आई उन्होंने किसानों को लूटने का काम किया है। हमारी यूनियन ने तय किया है कि मांग गंगा के तट से आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। 20 फरवरी को पदयात्रा के माध्यम से देहरादून जाकर मुख्यमंत्री आवास पर धरना दिया जाएगा। कोई भी सरकारें आई इन्होंने लूटने का काम किया, तो इसके लिए हमने तय किया है जो हरिद्वार है गंगा माई के यहाँ से शुरुआत करेंगे। कहाँ सरकार कुछ ऐसा क्या कर रही है? सरकार ने 20 फरवरी यहाँ से जाएंगे, मुख्यमंत्री के आवास पर बैठेंगे, पैदल जाएंगे यहाँ से। मेरे हिसाब से होंगे 5000 किसान होंगे जो चलेंगे यहाँ से। मुद्दा यही है कि किसान का कर्जा माफ हो, किसान का गन्ने का भाव बढ़े, किसान का 14 दिन में पेमेंट मिले। जो किसानों की समस्या उनको लेकर के हम लड़ाई हमारी शुरुआत है। मुख्यमंत्री का घेराव भी करेंगे, वह धरना भी देंगे। अगर मुख्यमंत्री या तो कर्जे माफी की घोषणा करे किसान।
रुड़की के बहादुराबाद थाना क्षेत्र के एक अर्धनिर्मित भवन में शव मिलने से हड़कंप मच गया। कोर कॉलेज के बगल में स्थित भवन की पहली मंजिल पर पुरुष का कंकाल फंदे से लटका मिला। बॉडी करीब 2 महीने पुरानी बताई जा रही है। प्रथम दृष्टया इसे सुसाइड का मामला बताया जा रहा है। थाना अध्यक्ष बहादुराबाद नितेश शर्मा मौके पर पहुंचे और पंचनामा भरकर कंकाल सुरक्षित रखवाया गया। रुड़की में देहरादून रोड स्थित एक निजी हॉस्पिटल में काम करने वाली महिला नर्सों ने अपने हॉस्पिटल के डॉक्टर और स्टाफ के एक व्यक्ति पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया, जिसे निजी अस्पताल के बाहर भारी भीड़ लग गई। वहीं पुलिस ने मौके पर जाकर किसी तरह से मामला शांत करवाया। इस मामले में पुलिस दोनों पक्षों से घटना की जानकारी ली गई। अस्पताल में हंगामा होने पर अस्पताल प्रबंधन के साथ हाथ पांव फूल गए। इसी बीच किसी ने इसकी सूचना गगन नहर कोतवाली पुलिस को दी। सूचना मिलने पर कोतवाली पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामला शांत करवाया। पहले 1-1.5 महीने पहले से ही डॉक्टर वसीम हमारे साथ अजीब हरकतें कर रहे थे, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम बहुत अच्छा है, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ वगैरह वगैरह इस तरह से बात कर रहे थे। तो अभी 2-4 दिन पहले ही वो आए, मैं हॉस्पिटल जा रही थी और इसी वजह से मैंने अपनी नाइट शिफ्ट कराई थी। वो डे में रहते थे तो मुझे अजीब अजीब तरीके से परेशान करते थे, कभी उन अपने कैबिन में बुलाना, कभी अजीब अजीब से सवाल। तो फिर मैंने इनसे क्या है कि अपनी नाइट शिफ्ट करा ली थी, मैं नाइट में जॉब करने लगी थी। फिर तो अभी कुछ टाइम 2-3 दिन पहले वो आए, वो कहने लगे कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा हॉस्पिटल जा रही हूँ। कहने लगे कि चलो मैं भी वहीं पे जा रहा हूँ, मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। तो कार में बिठा के उन्होंने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की, बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। मैं जैसे कैसे करके वहाँ पे हॉस्पिटल पहुँच गई। फिर अगले दिन जैसे मैं घर रूम पे आई, वो कहने लगी कि रात के लिए सॉरी और ये है वो है और आज आ जाओ आप, मुझे आपसे और बात करनी है। मैं कहने लगी मैंने सर मेरा रिश्ता हुआ है और इससे मेरे रिश्ते पे फ़र्क पड़ रहा है। कहने लगे कि नहीं ये ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ कहीं गलत थोड़ा ही कर रहा हूँ, बस ये है कि तुम्हारे साथ अच्छा लगता है, तुम्हारे साथ घूमना फिरना। उत्तरकाशी कोतवाली पुलिस ने एक वाहन से गहने का बैग चुराने वाले 4 चोरों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। दरअसल टिहरी से एक परिवार शादी के लिए उत्तरकाशी आया था। कुछ युवकों ने उनके खड़े वाहन का लॉक तोड़कर गाड़ी में रखा गहने का बैग चोरी कर भाग निकले, जिन्हें पुलिस ने खोज निकाला। ये सभी चोर बिहार के रहने वाले थे जो चोरी कर बिहार जा रहे थे, जिन्हें पुलिस ने रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां पीलीभीत रोड पर खेतल संडा मुंडेली चौराहे के पास नेशनल हाईवे के किनारे रास्ते पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर बनाए गए, जिस पर उप जिलाधिकारी रविंद्र बिष्ट के निर्देश पर जेसीबी से जमींदोज कर दिया गया। बता दें कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ खटीमा प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सूचना पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। जी कल खेतलखंडा मुंडेली चौराहा जो है वहाँ पर हमें कुछ समय पहले सूचना आई थी कि जो छेदों का हमारा रास्ता है वहाँ पर अवैध रूप से अतिक्रमण हो रहा है, और साथ ही हमारे लेखपाल ने भी हमें वहाँ पर इसकी पुष्टि की थी। हम लोग जब कल गए हुए मौके पर तो अवैध अतिक्रमण अभी भी वहाँ पर जारी था और उसी क्रम में उप जिलाधिकारी महोदय के दिशा निर्देशानुसार उसको ध्वस्त कर दिया गया है। राजधानी दून में आम जनमानस को सुविधाएं देने के लिए एक वक्त में दूरदराज के क्षेत्रों के लिए ई रिक्शा को चलाने की आरटीओ द्वारा अनुमति दी गई थी, जिससे कि आम जनमानस को जहां कोई वाहन की असुविधा ना हो वहां अपने गंतव्य पर आराम से पहुंचा जा सके। साथ ही बढ़ते प्रदूषण से भी आम लोगों को राहत मिलने के लिए ये सुविधा प्रदान की गई थी। परंतु आलम यह है कि ये ई रिक्शा आज दुर्घटनाओं को और ट्रैफिक व्यवस्थाओं को चरमराने का कार्य कर रहा है। परिवर्तन अधिकारी शैलेश तिवारी ने कहा कि ई रिक्शा की काफी समय से विभाग को भी शिकायतें मिल रही है, शीघ्र ही कार्रवाई की जाएगी।
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद मीडिया को संबोधन किया। किले हैं और जब प्रदेश बन रहा था उस समय भी इसके केंद्र बिंदु में सबसे अधिक जो उत्तराखंड राज्य की आर्थिकी के लिए जरूरी था वो था हमारे यहाँ की जल विद्युत परियोजनाएं। लेकिन विगत कुछ वर्षों में उन क्षेत्रों में बहुत प्रगति इसलिए नहीं हो पाई कि कहीं पर माननीय उच्चतम न्यायालय का और कई मंत्रालयों के आपसी जो निपटारे होते हैं, जो उनके आपसी समन्वय न हो पाने के कारण से यहाँ पर दिक्कतें आई हैं। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया है कि इन जल विद्युत परियोजनाओं को फिर से चालू करने के लिए जल्दी से जल्दी जो पीएमओ के स्तर पर एक बैठक होती है, उनके सलाहकार के स्तर पर वो बैठक जल्दी करी जाए, जिसमें भारत सरकार का जल शक्ति मंत्रालय, वन पर्यावरण मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय और राज्य सरकार, ये सभी उसमें सहभागी होती हैं। और इन 44 परियोजनाओं को जैसे ही हमको कार्य करने की हमको सहमति मिल जाएगी, इसमें जल विद्युत परियोजनाएं बनाने की सहमति मिल जाएगी, तो प्रदेश के लिए हमारा आगे के लिए बहुत अच्छा काम जल विद्युत के क्षेत्र में, ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में होगा। और इसके साथ साथ जो भारत नेट है, लगभग अभी 600 गाँवों को भारत नेट की हमारी जो फेज़ 2 में सुविधा मिलनी है, वो सुविधा अभी तक हमको प्राप्त नहीं हो पा रही है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी से